हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी वो सूचनाएं पहुंचाते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। विदेशों से जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त पिछले तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया, वो है फ्रांस से। फ्रांस का बाइकॉट किया जा रहा है। दुनिया भर में बहुत से मुल्कों ने उसके खिलाफ रुख अपनाया है। उसकी वजह यह है कि वहाँ की एक मैगज़ीन है, शार्ली एब्दो, उसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्टून छापा और उसके बाद वहाँ एक टीचर का, हिस्ट्री टीचर का कत्ल हुआ। कहा यह जा रहा है कि एक चेचन मुस्लिम नौजवान ने उसका कत्ल इसलिए कर दिया कि उसने ऑनलाइन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून को शेयर किया था स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद इमैनुअल मैक्रों ने बहुत ही खुल करके एक पोजीशन ली और ये कहा कि हम इजहार राय की आज़ादी को नहीं बदल सकते, हम उसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इन सारे मुल्कों की तरफ से बाइकॉट की बात शुरू हो गई और इस वक्त हालत यह है कि बहुत ज़्यादा टेंशन है। अमेरिका, इजराइल, भारत भी मैक्रों के सपोर्ट में खड़ा हो गया है, जबकि तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो बहुत ही बड़ी बात कही है जो हम अभी यहाँ दोहराना नहीं चाहते। लेकिन इस सब को समझने के लिए मेरे साथ आज के ख़ास मेहमान हैं सईद नकवी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने तकरीबन 100 मुल्कों से रिपोर्टिंग की है, एक लंबे अरसे से नेशनल और इंटरनेशनल वाक़यात को बहुत नज़दीक से जानते हैं। मैं इस वक्त जो सईद नकवी साहब से समझना चाहता हूँ, वेलकम है सर आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने हमें वक्त दिया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस वक्त भारत की तरफ से मैक्रों के साथ क्यों सपोर्ट किया गया। इस वाक़े ने ऐसा लगा कि वेस्ट के अलावा भारत अकेला मुल्क है जिसने मैक्रों को सपोर्ट किया है। आपकी नज़र में ये सब क्या है? आप इन वाक़यात को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल नई चीज है। अभी तक हिंदुस्तान का रवैया उन मामलात में जिसमें कि उसका डायरेक्ट कोई हिस्सा न हो, खामोशी का रहता था, कॉशन का रहता था, नॉन अलाइनमेंट का रहता था। वो ये नहीं चाहते थे कि किसी ऐसे झगड़े में फंसे या किसी झगड़े में साइड्स लेते हुए देखे जाएं। ये आज तक, यानी, और इसकी कई मिसालें हैं। मसलन कि जब बॉस्निया में मुसलमानों का कत्लेआम 4 साल तक होता रहा और तमाम दुनिया की ताकतों ने उसके सर्बिया की और क्रोएशिया की मजम्मत की, उस वक्त भी भारत चुप रहा। यानी उन्होंने ये कहा, पोजीशन ये थी कि साहब, हमारे बहुत ट्रेडिशनल रिश्ते हैं बेलग्रेड से, हम उनके खिलाफ कैसे बोल दें। एक तो वो था। इसी तरह से कई ऐसे मामलात आए। एक दफा ये था कि साहब, वहां के प्राइम मिनिस्टर बॉस्निया के हिंदुस्तान आ रहे थे। यहाँ का बड़ा खलफिशार कि कैसे आएंगे, यानी आखिर फिर वो नहीं आए। तो ये एक रवैया हिंदुस्तान का उन इश्यूज पे जिसमें मुसलमान का कोई पहलू है, ज्यादातर ये रहा है कि भाई कुछ न कहो। इस वक्त ये ऐसा लग रहा है कि जो एक ब्राह्मणिकल कॉशन है, जो कि एक कॉशस अप्रोच था कुछ न कहने का, वो भी बहुत अच्छा अप्रोच नहीं था। भाई आप कुछ कहें, आप बड़े मुल्क हैं, कोई इश्यू है उस पर आपका स्टैंड होना चाहिए, नहीं होता था। इस वक्त क्यों? अब ऐसा लग रहा है
कि हिंदुस्तान खुल के, बल्कि किसी फॉरेन अफेयर्स के, फॉरेन ऑफिस के किसी बड़े अफसर ने ये कहा है कि ये पहली दफा हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ खड़ा हुआ है। कोई दूसरी नॉन वेस्ट कंट्री वेस्ट के साथ नहीं खड़ी हुई। इसके क्या मानी है? इसके मानी ये हैं कि अब हम तकरीबन वेस्टर्न, देखिए, हमें हमेशा हमारी पॉलिसी जो थी वो वेस्ट से अलाइंड थी, उससे मुख्तलिफ हम नहीं थे। लेकिन अब ये बिल्कुल गोया इंस्टीट्यूशनलाइज सिग्नल है कि अब हम उनके साथ हैं। मसलन क्वाड क्वाड्रेंगल, ये जो जापान, हिंदुस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अब ये जो एक गुट बन रहा है चीन के खिलाफ, उसमें हम खुल के हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि जापान तक ने ये किया है कि जब जापान में मीटिंग हुई तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई ये गुट्स जो है, ये ग्रुप जो है, ये किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अब ये आगे आगे देखिए इसके क्या असरात होते हैं, वो अभी पर्दे पे आएंगे। इस वक्त अहम बात यह है कि लग रहा था कि जिसे इस्लामोफोबिया कहते हैं, या इस्लाम से एक नफरत कहिए, या इस्लाम से एक दूरी, इस्लाम के साथ एक बैर, ये चल रहा था कोई जब से सोवियत यूनियन गिरा है। ये बहुत अहम बात है। जी जी। सोवियत यूनियन के, जब तक की सोवियत यूनियन था, लड़ाई दो कैंप्स में थी। उस वक्त से मुझे एक वाकया बता दीजिए मुस्लिम टेररिज्म का, एक, यानी अगर कोई एक भी। हाँ, उन दिनों में क्या था, टेररिज्म अगर थी तो इसराइल में थी, जब इसराइल बन रहा था। एक उनकी तंजीम थी इरगुन, वो टेररिस्ट तंजीम थी। एक उनकी तंजीम थी हगाना, वो भी टेररिस्ट तंजीम थी। उसका तस्करा नहीं किया जाता। और सोवियत यूनियन से पहले, गिरने से पहले, कोई झगड़ा, हाँ, क्या था कि उन दिनों में वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो पोस्ट कलोनियल सोसाइटीज थी, वो अपने झगड़े, वो अपने मसले सॉल्व करती थीं और प्रोग्रेसिव ममालिक उनकी मदद करते थे। मसलन कि भाई इसराइल के मामले में तमाम जो आसपास के मुल्क थे, यानी जिनमें इराक, सीरिया, लिबिया, लेबनान, ये सब साथ थे कि भाई फलस्तीनियों के। लेकिन जो इस मामले में अपने आप को अलग रखते थे वो थी गल्फ स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, कुवैत और बहरीन, ये जितने भी हैं, जितने भी जीसीसी कंट्रीज हैं, ये अलग रखती। अच्छा, जब शाह थे वो भी मदद, वो भी साथ हामी थे वेस्ट के। लेकिन जैसे ही शाह गए और ईरान की पॉलिसी बदली और उसने फलस्तीनियों का हामी बन गया, तब से जनाब ये हुआ कि इनको खत्म करो,
रिजीम चेंज लाओ, इनके ये दुश्मन हैं, ये टेररिज्म फैलाते हैं वगैरह। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। 1986 में अमेरिका में रेगन साहब प्रेसिडेंट थे और रेगन साहब ने सुना कहीं तो उन्होंने जनाब बमबारी बेनगाजी और ट्रिपोली पे की। 1986 है ये। उसमें कद्दाफी की बेटी मारी गई। वजह क्या थी? दरअसल वजह ये थी कि कद्दाफी फलस्तीनियों की मदद करता था और भी लिबरेशन वॉर्स जो थी उनमें वो मदद करता था। लेकिन बहाना क्या बनाया गया? बहाना ये बनाया गया कि साहब बर्लिन के एक डिस्कोथेक में ये सुना गया कि कद्दाफी की फोर्सेस कहीं टेररिज्म करने वाली है। इसके बेसिस पे बाकायदा अटैक हो गया। इत्तेफाक से बात यह है कि जब अटैक हुआ तो दिल्ली में नॉन अलाइड एक कॉन्फ्रेंस हो रही फॉरेन मिनिस्टर्स की, नॉन अलाइन फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। राजीव गांधी बहुत इंपल्सिव थे। उन्होंने कहा रे भाई ये हो गया है, वहां एक नॉन अलाइन मुल्क के ऊपर अटैक हो गया है, एक डेलीगेशन वहां चला जाए। बाली राम भगत वो तीन चार और फॉरेन मिनिस्टर्स को लेके ट्रिपली पहुंचे। पाक से खादिम भी वहां चला गया। ये साहब कद्दाफी से मिले। वो जो अरब तरीका है दोनों कल्लों पे चूमना, वो सब मिले, गले मिले और अपना उसको बड़ा कोई कंडोलेंस दिया। हाँ। बाली राम भगत हाँ। बहुत खुश वापस आए। अपने दफ्तर में बैठे ही थे, उनको एक शौक लगा, बर्खास्त कर दिए गए। क्या? अरे भाई अभी तो डेलीगेशन से आए, बर्खास्त क्यों कर दिए गए? क्योंकि हिंदुस्तान के सफीर वॉशिंगटन में जो थे, उनका नाम है शंकर वाजपेयी, बहुत इन्फ्लुएंशियल, इतना इन्फ्लुएंशियल हिंदुस्तानी सफीर वहां नहीं हुआ है। उन्होंने राजीव को टेलीफोन कर दिया कि साहब ये 1986 में ये हुआ है, 1987 में आपकी विजिट है वहां, 85 में भी मैंने विजिट कराई थी, अब 87 में फिर है, तो वो तो साहब गड़बड़ हो जाएगी। आपको ये इस विजिट को, ये जो आपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा है, उसको रद्द कर दीजिए। ना आओ देखा ना ताओ, राजीव गांधी ने मार्चिंग ऑर्डर्स बाली राम भगत फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दे दिए। तो फॉरेन पॉलिसी इस तरह से एक जमाने में बना करती थी। और रही बात कोई कंट्रोवर्शियल इशू, उस पे बोलते नहीं थे। लेकिन पहली दफा ये आगे बढ़ के जो बोले, और बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री ही के एक सीनियर अफसर को कोट किया है इंडियन एक्सप्रेस में, कि उसने ये कहा कि वी आर द ओनली नॉन वेस्टर्न कंट्री हु हैज सपोर्टेड मैक्रोन। जी, मैं इसको माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा राजीव गांधी वाले एक वाकये से जरा कनेक्ट करना चाहता हूं। राजीव गांधी के जमाने में शैतानिक वर्सेस एक किताब जो सलमान रुश्दी की थी, उस जमाने में और अब में जो बड़ी तब्दीली महसूस हो रही है, उस वक्त कुछ मुस्लिम एमपीज मिले राजीव गांधी से और उस किताब पर पाबंदी लगी। यहाँ पर साथ साथ ईरान के रिवोल्यूशनरी लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने
सलमान रश्दी के खिलाफ एक फतवा, कत्ल का फतवा भी दे दिया। तो उस वक्त भारत मुसलमानों के इश्यूज पर इतना सेंसिटिव था कि किताब पर फौरन पाबंदी लगा दी गई। अब मैक्रों की सपोर्ट में भारत सरकार है, इसको आप कैसे देखें? मैक्रों की सपोर्ट में इसलिए है कि अब ये बिल्कुल इन्होंने तय कर लिया, शायद अगर मैं गलत हूं तो कल मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा। मेरा अपना अंदाजा, सेंस ये कह रहा है कि अब इन्होंने ये तय कर लिया है कि इन्हें वेस्ट के साथ रहना है। ये वेस्टर्न अलाई, ये एक एशियन नेटो का हिस्सा बजाते खुद, देखिए बजाते खुद जब नेपाल में न चले, श्रीलंका में न चले, पाकिस्तान भी चीन का ही दोस्त है, तो तो अब इन्होंने ये सोचा है कि एक किसी बड़े गुट का, यानी पावर अपने एक्सरसाइज करने के लिए एक किसी ग्रुपिंग का हिस्सा बने। तो एक एशियन नेटो, गोया ये क्वाड जो है, ये उसकी इब्तिदा ये समझ रहे हैं। अब ये कहां तक जाएगी हमें मालूम नहीं। अच्छा, ये जो सपोर्ट का ऐलान हुआ है, ये अमेरिका और इजराइल के बयान के बाद भारत ने बयान दिया है। उससे आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? क्या इससे कोई ताल्लुक है? अब इसमें आप मुझसे क्या कहलाना चाह रहे हैं? भाई साफ है कि ये सब एक साथ है, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं इस मामले में। और आपको ये बताऊं कि ये इब्तिदा कहां से, ये अभी तक मामला खत्म हो गया था, ठंडा हो गया था, लेकिन मैक्रोन साहब की उम्र है 42 साल। वो अपने कैरियर को खत्म नहीं हो देना चाहते। उनके यहाँ येलो वेस्ट एक एजिटेशन कर रहे हैं पिछले 4 साल से पेरिस की और फ्रांस की सड़कों पे। पेंशनर्स बाहर निकल आए हैं, ऑयल प्राइसेस के बढ़ने पे एजिटेशन है, कीमतें बढ़ी हुई हैं, इनकी अपनी जो रेटिंग्स थी वो 60% थी, 60, वो गिर के 23 अभी हो गई हैं और गिरने, तो ये घबराए हुए हैं। आपको ने देखा होगा कि इस वाकये से पहले जब लेबनान में धमाका हुआ तो ये फौरन वहां पहुंच गए कि गोया कुछ न कुछ ये करें ताकि पब्लिक आई में पॉजिटिवली आए और इनका कोई जरा सी, इनको तकवियत, इनको कुव्वत और इनमें जरा सी जान आए इनकी सियासी। वरना 42 साल का आदमी अगर एक दफा में खत्म हो गया, ये चाहते नहीं हैं। अच्छा, और एक बहुत बड़ी बात क्या है, इनको खतरा सबसे बड़ा फ्रांस के अंदर क्या है? देखिए दुनिया में जो खतरा है वही फ्रांस में है और ज्यादा है। वो क्या? इनका भूत जो इनको सताता है वो है मरीन लपेन। मरीन लपेन जो हैं वो राइट विंग, एंटी इमिग्रेंट, एंटी मुस्लिम, एंटी, ये उस किस्म के प्लेटफॉर्म पे हैं। वो ये नहीं चाहते कि ये वो प्लेटफॉर्म बढ़े। उस प्लेटफॉर्म को कैप्चर करने के लिए ये मिडिल ग्राउंड से राइट की तरफ दौड़ के जा रहे हैं। ये अच्छा, है इसमें एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूं, तो कि सोशल मीडिया पे बहरहाल अपनी लिमिटेशंस हैं और आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप ये बताइए कि इससे भारत को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा जिस पॉलिसी पर जो मैक्रों को सपोर्ट किया है? देखिए, मैक्रो का सपोर्ट पे नहीं है, इन्होंने सिग्नल ये किया है कि हम दुनिया के मामलात में वेस्ट के साथ हैं। वेस्ट के साथ होने का मतलब, अगर कहीं
अमेरिकी इलेक्शन में ट्रंप जीत गए तो मोदी के उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। हाउडी मोदी अभी हो चुका है ह्यूस्टन में अभी कुछ महीने पहले, तो वो जाहिर है इनको बड़ा सहारा मिलेगा। लेकिन अगर वो हार भी जाएं तो वेस्टर्न कैंप तो रहेगा और ये अपने आप को उधर देखिए। घबराहट क्या है? घबराहट ये है, एक जमाने में किसिंजर और ब्रेजिंस्की जब जिंदा थे तो इन दोनों गए थे ओस्लो। ये मैं ये वाकया सुना चुका हूं पहले, लेकिन इतना अहम है कि ये बार बार सुनना चाहिए। वहां इन्होंने तकरीरें की कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी क्या होना चाहिए। किसिंजर ने कहा बहुत सादा बात है, तुम्हारा काम ये है कि जैसे कि चीन को और रूस को एक दूसरे से दूर रखो। हुआ क्या है कि इतने नजदीक वो आ गए हैं जितने के कभी नहीं थे। यानी शॉर्ट ऑफ एन अलायंस सब कुछ हो चुका है। फिर उसमें वो ईरान को भी ले आए हैं और हालांकि जिनसे झगड़ा मैक्रोन साहब का सबसे ज्यादा है, जो हैं कि तैयब एर्दोगान साहब तुर्की के, वो भी इस दायरे में हैं। इन सब में आपस में खलिशें भी हैं, लेकिन एक बुनियादी ग्रुप ये बना हुआ है। इस बुनियादी ग्रुप में पाकिस्तान नहीं है। अब इसमें या तो इंडिया घुसे या कुछ और बनावे। तो एक तरह से यूं भी देखिए कि दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। या तो आप चीन के साथ दोस्ती करके रहिए, तालाब में मगरमच्छ के साथ मिलके रहिए, या फिर आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन ताकतों से मिलके रहिए जो कि चीन के खिलाफ हैं। ये एक बुनियादी मुझे शिफ्ट दिखाई दे रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने बहुत ही गहराई से और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ आपने चीजें बताई। खासतौर पे BR भगत साहब वाला वाकया, जो वो लीबिया गए और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, ये बहुत कम लोग इन चीजों को जानते हैं। और चूंकि आपका एक लंबा तजर्बा है चीजों को देश में भी विदेशों में भी समझने का, आपसे बहुत सी चीजें हम लोग और हमारे दर्शक सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि सईद नकवी साहब बहुत सी चीजों में मसरूफ रहते हैं, कुछ चीजें लिखते हैं, वाकया कभी कभी जरा लंबा गैप हो जाता है हमारी मुलाकात का, लेकिन दर्शक भी अक्सर इस बात की दरखास्त करते हैं कि सईद नकवी साहब से मुलाकात कराई जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।